हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, प्रारंभ सीरीज में अपन एक एक करके सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके लिए, ठीक है। और जो डाउट होंगे आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज एटम चैप्टर के डाउट्स करने हैं, है ना, आई मीन पीवाईक्यू करने हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि एटम चैप्टर के सारे पीवाईक्यू 15 से 20 मिनट के अंदर फिनिश कर लेते हैं। और कुछ पीवाईक्यू जो कि अपलोड नहीं हो पाए थे ड्यूअल नेचर के, है ना, और ईएम वेव के कुछ छूट गए थे, तो उनको मैं क्या करूंगा, दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं हो पाया था, है ना। तो अपन आज देखते हैं, एटम को कंप्लीट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है कि मिनिमम वेवलेंथ एक्स-रे की जो कि प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन की वजह से, कुछ पोटेंशियल अगर अपन v अप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या होगी। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, इस केस में अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, EV इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप काफी वाकिफ होंगे, है ना, एक्सरे में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा मिनिमम की यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, लैम्डा मिनिमम, तो वो क्या आ जाएगी आपकी HC डिवाइडेड बाय EV। ओके, हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि लैम्डा मिनिमम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर पोटेंशियल के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्गर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। ओके, तो हमें पहले इन सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये बाल्मर और ब्रैकेट सीरीज में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फन, हम्फ्री। ठीक है, इसमें n1 की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, प्रीफिक्स्ड वैल्यू रहती है, वो चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे लाइमन के लिए 1 होती है, बाल्मर के लिए 2 होती है, पैशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फन के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6, है ना। दूसरी चीज हमें क्या याद करनी है कि वेवलेंथ अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक ट्रिक या फिर आप शॉर्टकट मेथड कहना चाहो, वो देना चाहूंगा मैं आपको, कि जैसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूँ, है ना। Let me see. ओके, इसको छोटा किया हमने और ये साइड में कर दिया। आई थिंक आपको दिखता होगा, विजिबल होगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में जो डेल्टा एन आएगा, ठीक है, वो क्या आता है आपका मैक्सिमम, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के केस में डेल्टा एन जो आता है वो आता है मिनिमम। ठीक है, क्या आता है, मिनिमम आता है। अब डेल्टा एन आप जानते होगे, है ना, कि अपन किस शेल में अपन भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, समझ पा रहे हो, n1 से इनफाइनाइट, n1 से n2, n3, n4, है ना, 1 2 3 4, वो आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ये कंसेप्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट ले चलनी है, तो हमें स्वाभाविक सी बात है ना, जो n2 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, n2 क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं दोनों केस में। पहला लैम्डा ऑफ बाल्मर सीरीज, जो कि क्या है, 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल, वो क्या हो जाएगा आपका, r 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, सॉरी, बाल्मर सीरीज बोला गया है, यानी अपने को n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, n1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा ऑफ बाल्मर यानी 1 बाय लैम्डा, इट विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 4, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी, 4 बाय r। इस चीज को याद रखिएगा, अभी अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लैम्डा ऑफ ब्रैकेट। ठीक है,
क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए, r 1 अपॉन n1 फॉर ब्रैकेट क्या होता है 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर एंड इनफाइनाइट, तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा ऑफ ब्रैकेट कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए r बाय 16 है ना, यानी लैम्डा ऑफ ब्रैकेट अपन क्या लिख सकते हैं 16 बाय r, ठीक है। अब चाहो या तो आप इसको डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड कर लो, या तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर इस इक्वेशन में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन 2 में अगर अपन देखें चीजें, है ना, कंपेयर करते हैं, तो अगर मैं लैम्डा ब्रैकेट निकालना चाहूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा कर सकता हूं, ओके। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, क्या आ जाना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने क्या क्या चीज आपको यहाँ पे बताई, है ना, एक ये फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला जरूरी हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका ये, ओके, जो भी आपकी सीरीज है ना, किसमें n1 की वैल्यू क्या होती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 raised to power minus 11 meter. What is the radius of the allowed orbit of hydrogen atom? ठीक है, थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रहा आपका थर्ड, ठीक है। हमें क्या पता है रेडियस के बारे में, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, याद करिए, रेडियस होती है n स्क्वायर बाय z की प्रोपोर्शनल, ठीक है। z अभी अपन क्या है कंपेयर करना बेसिकली, है ना, और हाइड्रोजन एटम है सिर्फ और सिर्फ, तो z अगर अपन रेशियो भी लेते हैं तो वो चीज कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ r2 बाय r1 अगर, है ना, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ पा रहे होंगे आप, जैसे r1 की वैल्यू क्या है 5.3 है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5.3 into 10 raised to power minus 11 मीटर, ओके। ये r2, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखिए 3 दे रखी है, यानी 3 स्क्वायर यानी 9, n1 की वैल्यू 1 यहाँ पे दे रखा है ना आपको, इनर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अपन निकालते हैं वैल्यूज, r2 की कितनी हो जाएगी 5.3 into 10 raised to power minus 11 into 9, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 27, 2 कैरी 9 5 45, 45 plus 2 47, ओके। अब ध्यान से देखिए 10 raised to power minus 11, अगर अपन डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 10 raised to power minus 10 यानी 4.77 into 10 raised to power minus 10 मीटर, ओके। 10 raised to minus 10 मीटर, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, है ना, यानी फाइनली अगर मैं आंसर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिए डी आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, आसान सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है, लेट T1 and T2 be the energy of an electron in the first and the second excited state of hydrogen atom, okay, respectively. According to the Bohr model of atom, the ratio of T1 by T2 is, okay, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है। एनर्जी अगर आपको याद हो, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी n स्क्वायर के, है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे डाल दूं, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उसमें सारे के सारे फॉर्मूले डले हुए हैं, है ना, तो मैं आज PDF बनाकर उसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। एटम चैप्टर की सारी चीज़ें, है ना, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो पूछी जाती हैं, है ना, मैंने अपने एग्जाम टाइम पे लिखी थी, वो चीज़ें आप देखकर रिवाइज कर सकते हो, है ना। उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला ही है, आपको याद भी होगा -13.6 करके अपना एक फार्मूला आता था, है ना। तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके n की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे बोल सकता हूँ मैं, अगर आपको याद हो, है ना, ये न्यूक्लियस ये है ना। अपन क्या बोलते थे कि जैसे ही अगर अज्यूम करिए कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते थे तो ये कहाँ चला जाता था, ऊपर,
है ना, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था, किसी और शेल में चला जाता था, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। उसके पास नेगेटिव एनर्जी रहती थी, ठीक है। इनर मोशन में कितनी रहती थी, -13.6, है ना, आपको याद होगा। बस वही कंसेप्ट है, वही चीजें हैं, है ना। आई थिंक आपको आता होगा, मैं फालतू में से खींच रहा हूँ, है ना। अपन सॉल्व करने में ध्यान देते हैं। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो अगर मैं T1/T2 लिखूं, ओके, क्या हो जाएगा आपका n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू 2 to the power 2, यहाँ पे 1 to the power 2, यानी 4 divided by 1, यानी 4:1, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। लेट मी सी, ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के बारे में दे रखा है ना। थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो गए, है ना, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो गए, है ना। गलतियों से सीखते हुए चलते हैं अपन, है ना। काफी प्यारी गलती की हमने, है ना। ऐसी गलती अपन को करते रहना चाहिए ताकि अपन चीजें सीखें, है ना। क्या गलती की हमने, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, शेल नहीं बोला है। एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली होता क्या है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा शेल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे, इनर मोशन, ठीक है, n = 1, ठीक है। अब इसको मैं उठा के यहां ले जाता हूं n = 2 में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर इसी को मैं, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, काफी, ओके, ऐसे उठाया मैंने, यहां लिया, कहां पे, n = 3 में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, n की वैल्यू 3 यानी 3 स्क्वायर, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू, n की वैल्यू 2 यानी 2 स्क्वायर, यानी 9/4। अब क्या हो जाएगा आंसर आपका, C हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे अपन, है ना। लेकिन एक्साइटेड स्टेट देखते ही हमारा दिमाग क्लिक कर गया, है ना, कि अपन ने क्या गलती की। अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आई थिंक, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, रीजन कहां से, हां, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, ओके। बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं होता, आपको याद होगा, बोहर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दे रखा है, ड्यूट्रॉन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन है, सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, गलत आंसर, आई मीन गलत ऑप्शन। हाइड्रोजन एटम ये सही है, ये गलत है, ये सही है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम ये भी सही है, क्योंकि He+ एक्ट एज हाइड्रोजन एटम, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पे आपकी नियॉन की बात कर रहा है, नियॉन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते भी हो तो भी वो हाइड्रोजन जैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है ना, क्योंकि रेशियो बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी और मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी रेशियो अगर मैं बोलूं 1:1:1/2 का आता है, समझ रहे हो, 1:1:1/2 का आता है, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी इतनी दे रखी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने मॉड क्यों लगाया, ये चीज हमें जाननी पड़ेगी, एक चीज, है ना। क्योंकि हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है। अगर आपको न्यूक्लियस को निकालना भी तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, है ना, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से ये बाउंड है, समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, है ना, उतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाए, ठीक है। इसलिए ये चीजें नेगेटिव होती है ना, समझ पा रहे हो क्या। तो वो अपन चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव होती है कौन कौन सी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव,
पोटेंशियल वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी से अगर अपन देखना चाहें तो पहला दूसरा ऑप्शन गया, ठीक है, डी ऑप्शन भी गया, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना, अगर आपको नॉलेज हो प्रॉपर, है ना, काफी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, लेकिन अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई बाय 2। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ये किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी कितना है माइनस 3.4 के इक्वल, ठीक है, कितना होता है माइनस 3.4 के इक्वल। वो करते हैं अपन, निकालते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी के, पॉजिटिव के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी पीई, कितना हो जाएगा आपका माइनस 6.8 पीई, ठीक है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का। देन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए क्या दे रखा है, 2019 में आया हुआ है। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, अल्फा पार्टिकल अपन किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, ठीक है, क्या है 2 है, यानी इसमें कितने, 2 न्यूक्लियस, सॉरी एक न्यूक्लियस होगा जिसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, और 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए आपका, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, आई थिंक आपको दिखता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी 8 की ओर। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल, अभी जो मैंने पढ़ा है वही चीज पूछ रहा है, देख लो 19 में, और वो वाला कब आया था आपका 19, देख लो ये 19 का है, ये 18 का है, समझ लो, एक साल बाद पूछा, बस न्यूमेरिक वैल्यू डाल के। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ। मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टीई इज इक्वल्स टू यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी के मॉड का हाफ, ठीक है। अगर मैं मॉड हटाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस ऑफ टी और माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर मैं अब रेशियो लूं क्या हो जाएगा, 1:-1:-1/2। रेशियो किसका किसका लेना है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का। पहले काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव, बाद में टोटल एनर्जी तो नेगेटिव, यानी 1:-1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको मौका दूंगा, आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और मुझे इसका आंसर चाहिए, है ना। मैं शॉर्ट अपलोड करूंगा जिसमें इसका मैं आंसर 1 मिनट के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट तो बताना अपन नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। अच्छा, क्या बोल रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन ई ले लेते हैं माइनस ई, ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज अपन क्या लेते हैं, ठीक है, ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है। If the net electrostatic force and the gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of order, है ना, हमें डेल्टा E का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, नेट चार्ज निकालना है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम लिए हमने, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम नेट चार्ज निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा, माइनस ई प्लस डेल्टा ई प्लस ई, ठीक है। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा ई के इक्वल, समझ पा रहे हो, यानी 2 हाइड्रोजन एटम अपन ऐसे बनाते हैं, है ना। नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, डेल्टा ई, इसके ऊपर कितना है, डेल्टा ई, ठीक है। पहले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, है ना, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे, समझ पा रहे हो, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पुल कर रहे होंगे। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, यानी Fg विल बी इक्वल्स टू F ऑफ E, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके।
ग्रेविटेशन फोर्स अपन कैसे लिखते हैं, जी मास, मास किसका लेंगे, मास किसका लेंगे, मास हाइड्रोजन को लेना है ना, mh इंटू अपन mh का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्टली, m1 m2 स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, d डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और सेंटर से डिस्टेंस लेना है ना। अब ध्यान से देखिए Fe क्या हो जाएगा आपका, k टाइम्स ऑफ q1 q2 मींस चार्जेस ऑन ईच एटम, चार्जेस ऑन ईच एटम डेल्टा ई, तो अपन क्या लिख सकते हैं, k इंटू डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब अगर अपन कट करें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, g mh स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू डेल्टा ई स्क्वायर। यहाँ से आपको डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, मैं चाहूंगा कि आप निकालो डेल्टा ई की वैल्यू और कमेंट करो, है ना। मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगा बट स्टिल आई वांट कि आप लोग डेल्टा ई की वैल्यू निकाल के कमेंट करो, ठीक है। ये कंसेप्ट है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, पानी कहाँ रखा है, चलिए पानी मंगाना पड़ेगा मुझे, है ना। अपन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने कंसेप्ट क्या बताया था आपको, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, ठीक है, कंसेप्ट बताया था शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। अब याद रखिए, अगर लास्ट लाइन बोल रहे है ना, लास्ट लाइन कौन सी हो सकती है, पहली लाइन हो सकती है अगर आप फर्स्ट से सेकंड जंप करो, है ना, फर्स्ट से थर्ड जंप करो, है ना। n1 की वैल्यू तो फिक्स होती है, n1 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, n2 की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो n2 की वैल्यू अगर सेकंड, अगर 11 सीरीज की बात कर रहे हैं 1 2, ठीक है, यहाँ से आ गया क्या होगा, पहला, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर इनफाइनाइटली चला गया तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लास्ट सीरीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो, है ना। और डेल्टा जब मैक्स होता है तब क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। एक सेकंड, फोन वाइब्रेट कर रहा है, इसको बंद कर दिया जाए, है ना, इंपॉर्टेंट कॉल आते रहते हैं, है ना। चलो देखिए अपन सॉल्व करते हैं, लास्ट लाइन लाइमन बाबू, फटाफट क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा लाइमन इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन किसका स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन लाइमन, सॉरी एल वाई होता है, एल आई तो नहीं लिख दिया ना मैं, ओके ओके, क्या हो जाएगा r, यानी लैम्डा लाइमन विल बी इक्वल्स टू 1 बाय r, ओके। अब मैं अगर चलूं यहाँ से लैम्डा बाल्मर की ओर, लैम्डा बाल्मर की ओर, तो कितना आ जाएगा आपका r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। कितना लिख सकते हो आप, r बाय 4 1 अपॉन लैम्डा बाल्मर, ठीक है। तो लैम्डा बाल्मर कितना आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय r, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय r, और रेशियो क्या बोल रहा है, बाल्मर डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी बाल्मर डिवाइडेड बाय लैमन, अपन रख देते हैं लैम्डा ऑफ b डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ l इज इक्वल्स टू 4 बाय r डिवाइडेड बाय r बाय 1, तो कट जाएगा r, बचेगा क्या आपका 4, ओके। क्या बचेगा आपका 4, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। देन अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई थिंक आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge z, its distance of closest approach, ये कहाँ भाग रहा है, गलत बात, okay, its distance of closest approach from the nucleus depend on ms, ठीक है। distance of closest approach में बताते हैं कि मास पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करिए ये क्या था, आपका अल्फा पार्टिकल था, इसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी v, है ना, यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका हैवी न्यूक्लियस के पास, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, ये कहीं यहाँ पे अगर आके पहुंचेगा, है ना, एक ऐसा पॉइंट जो कि सबसे करीब होगा, है ना, यहाँ पे आते ही इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, माइनस माइनस लगा दिया है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने वाली है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने वाली है, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोनों को इक्वेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के Q1 Q2 अपॉन R, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। ये जो R है, ध्यान से देखो R, ये जो मैंने R लिखा है, R यही हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस, है ना, यही हो गया R, यानी कि इतना क्लोज ये मैक्सिमम जा सकता है किसी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, है ना, R देखूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, R will be inversely proportional to M, R will be inversely proportional to M, R will be inversely proportional to M, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आंसर कैसे आता है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, given the value of Rydberg constant 10 to power 7 meter inverse, the wave number of last line of Balmer series in hydrogen spectrum is, wave number क्या होता है आपका, जानते हो क्या, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं न्यू बार को, है ना। 1 बाय लैम्डा मैं काफी टाइम से लिख रहा हूँ, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोल रखा है। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए, है ना, n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10 raised to power 7, n1 की वैल्यू क्या होती है, लाइमन बाल्मर, बाल्मर के लिए 2 स्क्वायर माइनस लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइट प्लस 1, ठीक। यानी यहाँ से न्यू बार अगर मैं लिखूँ, न्यू बार क्या आ जाएगा आपका 10 raised to power 7 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 4 into 10 raised to power 6, और क्या लिख सकता हूँ 2.5 into 10 raised to power 6, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ओके। 2.5 into 10 raised to power 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 into 10 raised to power 7, 0.25 into 10 raised to power 7, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और बताइए, है ना। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, ओके, यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द दिस ऑर्बिट विल बी, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, देखिए एक बार पॉज करिए, सॉल्व करिए, देन मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको याद होगा, है ना, तो उसके थ्रू अपन एक फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलिए वो फॉर्मूला देखते हैं। मुझे पानी मिल सकता है क्या, मेरा बैग में होगा, बैग दे दीजिएगा, बैग दे दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। थैंक यू सर, पानी पी लेते हैं, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, आप भी हाइड्रेटेड रहा करिए, है ना। फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, है ना। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है, याद है आपको, नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच के लिए, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, है ना। इसमें आपका k का मल्टीप्लाई होता है, k क्या होता है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ओके, k की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 raised to power 9, ओके दे रखी है। z की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 into 22 डिवाइड बाय 7,
2 पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटू जेड की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ई की वैल्यू दे रखी है क्या, इलेक्ट्रॉन, अच्छा क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, कितना गंदा 19 माइनस 19, ठीक है। ई का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना। और कोई चीज़ अपन बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए दे रखा है, ठीक है, यानी 3 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। सेवन को पकड़ते हैं, 7 को नीचे ले आते हैं, हाँ ये सही। ये क्या हो गया, हाँ चलिए चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये कैसे कट जाएगा आपका 3.3 से कट जाएगा, ये फिर कट जाएगा आपका 1.1 और ये 3, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, डेसिमल वाले सारे एक साथ लेते हैं पहले। 22 डिवाइडेड बाय 7.7, 7 इंटू 1.1 7.7 हो जाएगा आपका, इंटू 2, ओके, इंटू 1.6 इंटू 1.6, ओके, इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ओके, 19 टू 36 यानी माइनस 36, और नीचे माइनस 34 दिया है, ऊपर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा, है ना। इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे, है ना। अपन पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, 10 रेज़ टू पावर 34 प्लस 9 कितना आ जाएगा 33, सॉरी 43 आ जाएगा। 43 में से 36 गया कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 4 और 2 3 9, वेट 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, 1.6 1.6, ठीक है। अपन फटाफट चलते हैं, ये कैसे कट जाएगा, 11 2 और 11 7, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 4 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 7, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 रखते हैं अपन, है ना। कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 2.56 40 इंटू 2.56, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी भूल गया मेरे को, 16 16 16 6 96 16 116 256 ही होता है, डिवाइड बाय 7, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, है ना, कितना हो जाएगा 256 को अगर 4 इंटू 2.5 26 कर देता है इसको, इंटू 26 डिवाइड बाय 7, 7 3 21 होता है, कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 7 49 होता है ना, यानी 3.7 के करीब आना चाहिए, कितना आ जाएगा 4 7 28, 2 कैरी 4 3 12, और ये 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 के करीब, है ना। कितना आ रहा है लगभग 1.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, है ना। अगर मैं डेसिमल को इधर लाता हूँ तो पावर बढ़ रही है, जबकि घटनी चाहिए, है ना। यानी हमने कहीं पे गलती की है, कहाँ पे गलती की अपन चेक करते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, या तो एक बढ़ जाए या तो एक घट जाए, है ना। घट जाएगा तो ये ऑप्शन मैच करेगा, आई थिंक यही होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमें यहाँ पे 10 की पावर में कुछ चेंजेस लाने होंगे, है ना। 10 रेज़ टू पावर 9 प्लस 9 टू 38 होगा, माइनस 38 प्लस नीचे से ऊपर जाएगा 34, है ना। तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए, 4 बचेगा, 4 इसमें गया तो कितना बचा 5, 10 रेज़ टू पावर 5, है ना। यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 10 रेज़ टू पावर 5, है ना। जब अपन सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ही ऑप्शन सी, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंबी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो होती है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बताइएगा अगर कोई डाउट हो, अगर कहीं और गलती मैंने की हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, है ना। आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, रेड पेन लेते हैं। क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम का कुछ रेडियस बोल रखा है RAL और रेडियस ऑफ TE हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, है ना। TE का निकालना है, अगर RTE डिवाइडेड बाय RAL मैं करता हूँ तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ध्यान से देखिए कि 125, ठीक है, एटॉमिक, है ना, नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट नंबर दे रखा है, वेट दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक वेट दे रखा है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 27 की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपने को क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो हमें क्या पता है, क्यूब रूट 125 का क्या आता है, 5 आता है, 5 5 25, 25 into 5 125, और 27 का क्या आता है, 3 आता है, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं RTE लिखूँ, क्या हो जाना चाहिए, 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, 5/3 टाइम्स ऑफ RAL। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको वापस रख करते हैं, मैं ड्रॉप कर लूंगा। ला 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 ला। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज टू बी RAL एंड द रेडियस ऑफ TE, ओके, हमें फाइंड करना है, न्यूक्लियस इज, ओके। हमें क्या पता है फॉर्मूला, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर में जो दिखता है वो किसी में नहीं दिखता। चलिए देखते हैं, रेडियस निकालना है हमें, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेते हैं अपन, सॉल्व करते हैं, RTE बाय RAL, वो किस पर इक्वल हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, 53/13 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, RTE इज इक्वल्स टू 53 डिवाइड बाय 13 ऑफ टू द पावर 1/3 RAL, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1।